अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के आपस में फ़िज़िकली इन कॉन्टैक्ट होने की वजह से अप्लाई हो रही होती हैं। उसके बाद आज के जो हम टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, और ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये ऐसी फोर्सेस हैं जो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के आपस में इन कॉन्टैक्ट होने या ना होने दोनों सूरतों में ये अप्लाई हो रही होती हैं। तो बेटा इसको हम सिंपली जो डिफ़ाइन कर सकते हैं वो शॉर्ट जो डेफिनेशन इसकी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ डिफाइंड एज़ द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट इन फिज़िकल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ फिज़िकल कॉन्टैक्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये फोर्सेस एक्चुअली जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं ज़्यादातर। लॉन्ग रेंज भी और शॉर्ट रेंज भी होती हैं। तो हमारी जो फ़िज़िकल जो हमारी डेली ऑब्ज़र्वेशंस हैं उनमें ये फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो फ़ोर्स है जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है वो है ग्रेविटेशन फ़ोर्स। और ये हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप किसी बुलंदी से छोड़ते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है, खुद ब खुद आ जाती है, ठीक है? और या किसी बॉडी को ऊपर फेंके तो आप देख रहे होते हैं कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी जब आपने फेंकी तब ज़्यादा होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती-होती वो ऑब्जेक्ट एक ख़ास हाइट तक जाके रुक जाता है और वहाँ से फिर वापस ज़मीन की तरफ आ जाता है। तो अब आपके सामने ये ज़ाहिर है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट यानी ज़मीन के साथ फ़िज़िकली कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फ़ोर्स अप्लाई हो रही होती है। इस वजह से हम ऐसी फ़ोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स कहते हैं। ये लॉन्ग रेंज फ़ोर्स होती है। आपने इतना कम से कम याद करना है, इसके बाद मज़ीद डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप ये 2-3 पॉइंट्स हैं इनको अपने ज़हन में रखना है। मिसाल के तौर पे अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट इज़ व्हाई दीज़ आर समटाइम्स कॉल्ड एज़ एक्शन एट अ डिस्टेंस। देयर इज़ ऑलवेज़ अ फील्ड लिंक्ड विद द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और एक बड़ी अहम बात ये है कि ऐसी फोर्सेस की ये ख़ुसूसियत है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो फील्ड वाली फोर्सेस होती हैं, इनके साथ फील्ड जो है वो रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है, और उसी फील्ड की वजह से ये फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस, इनको फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो आपने इसकी एग्जांपल्स को जो है वो अभी रीड आउट करना है। जैसे कि सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स है बेटा। ग्रेविटेशन फोर्स को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। ये फोर्स जो है वो हमें अक्सर नज़र आती है या फ़ील होती है। जैसे कि हम अगर खड़े होते हैं तो हमारा वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है, तो वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से है, ज़मीन के खिंचाव की वजह से है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी जाने वाली नीचे खुद ब खुद जो आ रही होती है वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से आ रही होती है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये भी एक फील्ड फोर्स है। और एक अहम बात ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये बॉडीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। इसकी एक सादा सी एग्ज़ाम्पल जो हमारी इस बुक में जो दी गई है वो ये है कि एक एप्पल ट्री है और वहाँ से एक एप्पल के गिरने का एक मंज़र भी दिखाया गया है, जैसे कि फ़िगर 3.2 में हमें नज़र आ रहा है। तो एप्पल जब टूटता है दरख्त से जब ये टूटता है तो ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ खुद ब खुद गिर रहा होता है। तो ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। इसको हम सिंपली यहाँ से देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स उनको हाइलाइट कर दिया जाएगा। An apple falling down from a tree is one of the best example of gravitational force. इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखना है आप लोगों ने। When we throw an object upward, it is the gravitational force of the earth that brings it back to the earth. तो जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ज़मीन की तरफ वापस आती है। इनफैक्ट यहाँ से आप इसको याद कर लें, ऊपर वाली दोनों एग्जांपल्स हैं। द ग्रेविटेशन फोर्स इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट एग्जिस्ट अमंग ऑल बॉडीज़ विच हैव मास। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी ग्रेविटेशन फोर्स की कि ये मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में पाई जाती है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी इसकी एक पॉइंट है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, बहुत दूर तक, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये फोर्स एक्ट कर रही होती है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। और इसको सबसे पहले न्यूटन्स ने डिस्कवर किया था और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। और इस फोर्स का फॉर्मूला जो है मैथमेटिकली वो भी आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे जो m1 और m2 हैं ये दो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज हैं। यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनके कुछ मैस हैं,
ठीक है। यूजुअली हम एक मैस जो मैसिव बॉडी है उसको हम अर्थ कंसीडर कर लेते हैं और दूसरी मैसिव ऑब्जेक्ट को हम खुद को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स है, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है जैसे कि स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि सैटेलाइट है या फिर मून है या फिर दूसरे प्लैनेट्स हैं। तो ये फोर्स उन तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनके मैसेज हैं उनके दरमियान ये फोर्स पाई जाती है। उसके बाद यहाँ जो आर है, स्मॉल आर है, ये एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स उनके दरमियान का फासला या डिस्टेंस को डिस्कस कर रहा है या शो कर रहा है। उसके बाद जी कैपिटल जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये पूरी कायनात में ऑब्जेक्ट्स जो मौजूद हैं इनकी ग्रेविटेशन फोर्स जिनमें पाई जाती है उनके लिए ये एप्लीकेबल है। इट्स वैल्यू जो है वो भी आपने याद रखनी है, कांस्टेंट वैल्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट, 6.67 क्रॉस 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ओके, ये फोर्स सिर्फ ज़मीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ही नहीं पाई जाती बल्कि पूरी जो यूनिवर्स है इसमें मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं सोलर सिस्टम में हैं, इसके अलावा गैलेक्सीज़ में हैं, स्टार्स हैं, नेबुलास हैं या फिर ब्लैक होल्स हैं, और इस तरह के जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स जो हमें जो नज़र आते हैं स्पेस में, सब के दरमियान में ये फोर्स पाई जाती है। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है। कुछ ज़मीन पे होने वाली जो एटमॉस्फेरिक या फिर जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं जैसे कि ज़मीन के समंदरों का पानी, उसकी जो उतार चढ़ाव, उसमें जो वेव्स पैदा हो रही होती हैं और पानी का जो आगे पीछे हरकत करना, वो भी ज़मीन के ऊपर चांद की कशिश की वजह से होता है। तो यही फोर्स एक्ट हो रही होती है। तो इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। इसमें जो याद करने वाले पॉइंट्स होंगे मेन वो आपने जहन में रखने हैं। द सन्स ग्रेविटेशन फोर्स कीप्स द अर्थ एंड ऑल अदर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम इन फिक्स्ड ऑर्बिट। ये एक एग्जांपल है ग्रेविटेशन फोर्स की। सिमिलरली द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ कीप्स द मून इन इट्स ऑर्बिट, ये भी एग्जांपल है। इट आल्सो कीप्स द atmosphere and oceans fixed to the surface of earth. Even an object resting on the surface exerts a downward force called its weight due to the attractive force of the earth, also known as gravity. तो आप यहाँ से लास्ट वाली एक लाइन में ग्रेविटी की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। ऊपर 2-3 एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उनमें से आप कम से कम एक ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये चार्जेस की दरमियान पाई जाने वाली फ़ोर्स है जो कि स्टैटिक कंडीशन में मौजूद हैं, जो रुके हुए या साकन हालत में मौजूद चार्जेस के दरमियान जो फ़ोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कहते हैं। और ये दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, दोनों चार्जेस आपस में कॉन्टैक्ट में ना हों, इस सूरत में ये फ़ोर्स लग रही होती है। ये फ़ोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव ऑपोजिट चार्जेस के लिए और रिपल्सिव सेम चार्जेस के लिए। तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। ये डेफिनेशन काफ़ी है। अच्छा, दी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि अट्रैक्शन ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स तब होती है जब चार्जेस ऑपोजिट हों, और रिपल्सिव फोर्स ये तब होती है जब चार्जेस सेम हों। सेम चार्जेस से मुराद अगर दो ऑब्जेक्ट्स दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तब भी रिपल्सिव फोर्स है, और अगर दोनों चार्जेस दोनों बॉडीज़ के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है तो तब भी ये रिपल्सिव फोर्स होगी। ऑपोजिट चार्ज के लिए ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी। ये एग्जांपल में दिखाया गया दो बलून्स हैं और इन बलून्स को कलर करके इनके ऊपर डिफरेंट जो है वो सेम चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं इनको किसी चीज़ के साथ रगड़ने के ज़रिए से। तो इनमें जब सेम चार्ज आया तो आप देख रहे हैं कि दोनों बलून एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। ओके, नेक्स्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स भी हम इससे काफ़ी फेमिलियर हैं, जैसे कि हम डेली ऑब्जर्वेशन में कुछ चीज़ों को देखते हैं जो कि आपस में चिमट जाती हैं, क्लिंक हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लेडीज़ पर्स में भी एक छोटा सा गोल सा या फिर जो है वो स्क्वायर शेप का एक पीस लगा होता है। जब वो दोनों आपस में करीब आते हैं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फ़िक्स हो जाते हैं। एक्चुअली वो दोनों जगह पे या एक जगह पे मैग्नेट लगा हुआ होता है। तो मैग्नेट जो है वो चंद एक मेटल्स हैं जिनको वो अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नेट में पाई जाती है। और दो मैग्नेट्स
जिनके डिफरेंट पोल्स हों उनके दरमियान ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है, और अगर सेम पोल हों तो फिर रिपल्सिव फोर्स होती है। तो यहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं जी, इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट्स ऑन अदर मैग्नेट्स। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स लगा रहा था उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, और ऐसे मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। इनमें जो वेरी अहम जो मटेरियल है जिसको हम कह सकते हैं वो आयरन है, उसके बाद निकल है, कोबाल्ट है, जो हमारी डेली ऑब्जर्वेशन में ये मेटल्स मौजूद होती हैं। उसके बाद आगे थोड़ी सी इसकी वजाहत में चंद एक चीज़ें बताई गई हैं, हमें एटलीस्ट इतना याद करना ज़रूरी है कोबाल्ट तक। उसके बाद अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको अंडरलाइन कर लिया जाएगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन पिन अट्रैक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट विदाउट एनी फिज़िकल कांटेक्ट। तो यहाँ 3.4 फिगर में जो आपको ये नज़र आ रहा है एक मैग्नेट, और उसके साथ जो आयरन पिन्स हैं वो चिमट रही हैं, ये चिमट गई हैं, अट्रैक्ट हो गई हैं, वो मैग्नेटिक फ़ोर्स की वजह से है। तो मैग्नेटिक फ़ोर्स बिटवीन द पोल ऑफ टू मैग्नेट्स कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये आपने याद रखनी है लाइन, ये लाइन आपने याद रखनी है, बड़ी अहम है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है। दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स क्लोज टू ईच अदर लाइक पोल्स। यहाँ ये लास्ट वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इस तरह से जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं वो भी अपने आप में जहन में रखने हैं। तो डेफिनेशन ऊपर वाली 2 लाइनों में जो है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम लास्ट जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है हमारे सिलेबस में है उसकी बात कर लेते हैं, और वो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और बेटा ये जो फोर्सेस हैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये एक्चुअली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान में पाई जाती हैं। जैसे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर जो हैं, और इसी तरह से और भी पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान में ये फोर्स पाई जाती है। और ये फोर्स सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियस तक ही महदूद होती है। ज़्यादातर ये फोर्स न्यूक्लियस तक ही महदूद होती है, उसके बाद ये फोर्सेस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। तो आपने इसको याद करना है जी, सिंपल इतना ही याद कर लेना है। दीज आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान पाई जाती हैं ये फोर्सेज, और इसकी हम डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे मज़ीद इसको वजाहत के साथ। तो उसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारा वो है फंडामेंटल फोर्सेस, और इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए यही 4 फोर्सेस हैं जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, और इन चारों में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेज ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फंडामेंटल फोर्सेस को हम डिस्क्राइब करेंगे, इनको डिटेल के साथ बयान करेंगे।